अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSS एग्जामिन्ड। आई होप यू आर ऑल फाइन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन हु हैपेंड टू बी द 40th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सर्विंग फ्रॉम 1981 टू 1989। इफ़ यू कैन हैव एन आइडिया, तो कोल्ड वॉर का ये बड़ा एक ख़ास पीरियड था जिसके अंदर रोनाल्ड रीगन वाज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाउएवर, जो कोल्ड वॉर एंड फॉरेन पॉलिसी का जो एरिना था, इट वाज वन ऑफ द डोमिनेंट थीम्स ऑफ रोनाल्ड रीगन टाइम। और ये ऑब्वियस था, इस वजह से CSS के अंदर ये वाला सवाल नहीं आया। हाउएवर, एक इंपॉर्टेंट और थीम थी रोनाल्ड रीगन के टाइम पीरियड से, दैट इज इकोनॉमिक्स। और इससे रिलेटेड सवाल हमें CSS में आ चुका हुआ। What happens is that कि कई दफ़ा जो प्रिडोमिनेंट थीम होती है किसी भी प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड की, उसको एड्रेस वो नहीं करते। दे समटाइम्स एड्रेस अ सब थीम, जिस तरह इकोनॉमिक्स की है। ये दिस इज नॉट टू से दैट इकोनॉमिक्स वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन का इलेक्शन जो था वो यू कैन से इट इज, उसका जो मेन मैंडेट था वो इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, फ्रॉम निक्सन शॉक। अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हाउएवर, उसके टाइम पीरियड के अंदर कोल्ड वॉर वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम, एंड यू शुड आल्सो एक्सपेक्ट कि उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है फ्रॉम अ रोनाल्ड रीगन्स पर्सपेक्टिव। हाउएवर, कोल्ड वॉर चूंकि एक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है, तो देयरफॉर दे चोज टू गिव अस इकोनॉमिक्स एज अ टॉपिक फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल टाइम पीरियड ऑफ रोनाल्ड रीगन रादर देन कोल्ड वॉर। एक तो ये बात है इंपॉर्टेंट जो अंडरस्टैंड करना है। दूसरा ये है कि रोनाल्ड रीगन जो था, ही वाज अ वेरी डिफरेंट प्रेसिडेंट। ही वाज अ पॉपुलिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो आपको एक थीम और भी एड्रेस करनी पड़ेगी, दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1980s। वंस यू डू दीज थ्री थीम्स, नंबर वन द कोल्ड वॉर एरा, जो जेनेरिक फॉरेन पॉलिसी के एम्बिट के अंदर आएगा, इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिक्स। So I hope you will be able to attempt every question from the Ronald Reagan's time. Now let's discuss के रोनाल्ड रीगन के रिलेटेड जो सवाल CSS में आया था, उसको किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करना था। और वो सवाल था फ्रॉम दी व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय रोनाल्ड रीगन इन हिज टाइम एंड व्हाट सॉल्यूशंस ही सजेस्टेड और ही इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो है, इसको लार्जर एम्बिट में रीगनॉमिक्स कहा जाता है। Reaganomics is actually, I'm sorry, इसके जो spellings हैं that you need to correct. It is REAGANOMIC, Reaganomics. तो ये जो Reaganomics है, that is the concept of Reagan when it comes to how कैसे हम अमेरिका को अपलिफ्ट करेंगे फ्रॉम द इकोनॉमिक प्लाइट दैट अमेरिका वाज फेसिंग फ्रॉम दैट टाइम। सो नेचुरली इसके तीन हेडिंग बन जाएंगी। नंबर वन इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रीगन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि रीगन कम्स एट अराउंड 1981। 1973 के अंदर वी हैव अ वेरी सिवियर ऑयल शॉक। नाउ दैट इज वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि अमेरिका जो था इससे पहले ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट था फ्रॉम दी ओपेक कंट्रीज। बट हाउएवर, ओपेक कंट्रीज डिसाइडेड नॉट टू एक्सपोर्ट, एंड वो 73 के अंदर दे डिसाइडेड नॉट टू गिव ऑयल टू अमेरिका। चूंकि अमेरिकन इंडस्ट्री एंड एनर्जी सेक्टर वाज डिपेंडेंट ऑन दैट, तो दे रियलाइज कि नहीं, अब आगे फ्यूचर के अंदर दे विल हैव टू हैव देयर ओन रिसोर्सेज फॉर, आप कह सकते हैं, ऑयल एंड एनर्जी के लिए। तो देयरफॉर ये एक जो था 73 का, ये शॉक बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इस शॉक की इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से चूंकि प्राइस इंक्रीज हो गई, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई, डीजल की और एनर्जी से रिलेटेड तमाम ऑयल सब्सटेंस की, तो क्या हुआ दैट देयर वाज अ वेरी सिवियर इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइसेस इन अमेरिका, दैट लेड टू great recession. That is the word that we can use. अमेरिका के अंदर एक इन्फ्लेशनरी साइकिल स्टार्ट हो गया। इस इन्फ्लेशनरी साइकिल को हम पॉइंट नंबर 3 में भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड वॉज डॉलर की मैसिव डिवेल्युएशन हो गई जब इन्होंने गोल्ड से डीलिंक किया। इसको आप निक्सन शॉक भी कहते हैं। इसमें यह हुआ कि इससे पहले जितना आपके पास गोल्ड होता था, लेट्स सपोज आपके पास $1 बिलियन का गोल्ड होता था, तो आप $1 बिलियन ही कैश के अंदर प्रिंट कर सकते थे। हाउएवर, अब क्या हुआ कि $1 बिलियन जो गोल्ड था उससे डीलिंक कर दिया गया, और जितना मर्जी आप वो जो कैश जो है उसको प्रिंट कर लें। दिस इज कॉल्ड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स।
अब इस डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये यूएस हिस्ट्री के टॉपिक नहीं है, लेकिन इन्होंने जब डी लिंक किया और पैसा ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो जब ज्यादा लोगों के पास कैश होगा तो नेचुरली जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बन गया इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के खराब होने का। यही प्रॉब्लम्स रीगन फेस भी कर रहा था, रीगन से पहली एडमिनिस्ट्रेशन इनफैक्ट फेस कर रही थी। फिर पीरियड ऑफ स्टैगफ्लेशन आ गया। स्टैगफ्लेशन किसको कहते हैं? स्टैगफ्लेशन जो होती है ये होता है कि जेनेरिक टर्म्स में, आम बंदे की ज़बान में समझने के लिए, जब प्राइसेस इंक्रीज करती हैं किसी भी चीज़ की तो आप की सप्लाई जो होती है वो भी इंक्रीज करती है, और जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है उस चीज़ को बनाने के लिए वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी प्राइसेस का नॉर्मल इंक्रीज होना ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को भी सस्टेन करने के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी। लेकिन कई दफ़ा इस तरीके से होता है दैट प्राइसेस इंक्रीज टू दैट लेवल, इतनी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं कि हाई एम्प्लॉयमेंट बजाय इसके कि बड़े वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अब इस तरीके से इंक्रीज होती है दैट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ की वो इतनी इंक्रीज कर जाती है कि उसको मज़ीद बनाने का फ़ायदा ही नहीं होता। जो बंदा बना रहा है उसको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होता, और चूंकि चीज़ों की कीमत पीछे से रॉ मटेरियल की, इन दिस केस ऑयल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि अब ऑयल लेके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना और उस महंगी एनर्जी से किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और उस प्रोडक्ट के फिर प्रोडक्शन के बाद मार्केट जो है वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे, तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने की बजाय बल्कि डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज द स्टैगफ्लेशन। तो ये स्टैगफ्लेशन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से थी, जिसमें 1973 का ऑयल शॉक भी था, निक्सन शॉक भी था। ये सारी चीजें जो हैं इसकी वजह से स्टैगफ्लेशन इंक्रीज हो रही है। फिर केन्जियन इकोनॉमिक मॉडल जो था वो फेल हो गया। अब किसी भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को इसका पता होगा, लेकिन केन्जियन इकोनॉमिक मॉडल क्या था? वो ये था कि किसी भी इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को इंडल्ज होना पड़ता है, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ती है। पब्लिक स्पेंडिंग ये है कि गवर्नमेंट जो होती है वो चीज़ें ज़्यादा खरीदना शुरू कर देती है, इंडस्ट्री को चलाना शुरू कर देती है, और इसको जो है दैट इज कॉल्ड केन्जियन इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स जो थी ये फेल हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप एक पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, पब्लिक फौजी फाउंडेशन बना लेंगे मिसाल के तौर के ऊपर, फौजी फर्टिलाइजर बना लेंगे, आप एंग्रो बना लेंगे, ये तमाम जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं ये सरकार हैंडल करेगी, तो फिर सब्सिक्वेंटली उनका हाल वही होगा जो पाकिस्तान स्टील मिल का हाल हुआ। तो इस वजह से केन्जियन इकोनॉमिक्स जो थी ये फेल हो रही थी। उनके बड़े बड़े जो प्रोग्राम थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के टाइम के अंदर, जिसको न्यू डील कहा जाता है, दैट इज अ टॉपिक ऑफ अनदर टाइम। उसके जो न्यू डील के बड़े बड़े प्रोग्राम थे दे वर बिकमिंग अ लायबिलिटी ऑन गवर्नमेंट। तो केन्जियन इकोनॉमिक्स का जो मॉडल था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा इस टाइम पीरियड के अंदर, और जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। फेडरल रिजर्व पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई वो भी फेल हो गई। नेचुरली हमने डिस्कस किया कि इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने इसको गोल्ड से डीलिंक कर लिया, पहले गोल्ड अगर 1 बिलियन है तो 1 बिलियन कैश बन सकता है, अब गोल्ड से इन्होंने डीलिंक कर लिया, अब जितना मर्जी कैश इंक्रीज कर लें, इन्होंने कैश जो है वो इंक्रीज करना शुरू किया, मनी सप्लाई इंक्रीज की ताकि थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी। हाउएवर उससे इन्फ्लेशन का, स्टैगफ्लेशन का वो साइकिल शुरू हो गया, जिस साइकिल की वजह से रादर देन एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हाई अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गई, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जिन लाइंस पे मैंने आपको पहले समझाया। तो ये फेलियर ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स एंड फेडरल रिजर्व पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, दे मिजरेबली फेल्ड। फिर मिल्टन फ्रीडमैन जो था वो ये समझता था कि जी कंस्ट्रक्टिव ये एक सोल्यूशन है जिसको हमने मेरे ख्याल में राइटली प्लेस नहीं किया हुआ। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है जो कि रीगन फेस कर रहा था, बल्कि मिल्टन फ्रीडमैन ने वो रास्ता दिया था रीगन को, और वो रास्ता ये था कि आप कंस्ट्रक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी डेवलप करें, यानी आप पैसे की छाप को रोक दें, क्योंकि आप पैसे को ज़्यादा छापेंगे, लोगों के पास ज़्यादा होंगे, लोग एक चीज़ को खरीदने के लिए 10 रुपये की बजाय 20 रुपये देने की कोशिश करेंगे, तो कीमतें इंक्रीज हो जाएंगी। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप मनी सप्लाई को जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर दें।
हैं। ये शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मिल्टन फ्रीडमैन की इस थॉट को। तो अगर आप ये यूज कर लें या मिल्टन फ्रीडमैन का नजरिया दे दें तो बात एक ही होती है। उसके बाद क्या, फॉल ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड निक्सन शॉक, ये बात मैं पहले आपको बयान कर चुका हूं। डॉलर को जब आपने डीलिंग कर दिया गोल्ड से तो क्या हुआ कि निक्सन शॉक इसको कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिस तरह IMF था और ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स थे जिसके अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था दैट द मनी सप्लाई, जो पैसा होगा, कैश होगा, ये बिल्कुल इसके मुताबिक होगा जितना आपके पास गोल्ड होगा। तो ये जो फॉल है निक्सन शॉक की वजह से ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम को फेस करना पड़ा। इनफैक्ट ब्रेटन वुड्स सिस्टम की अफादियत चेंज हो गई, खत्म नहीं हुई। IMF और वर्ल्ड बैंक को रीस्ट्रक्चर करना पड़ गया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर जो एग्रीमेंट्स थे गोल्ड स्टैंडर्ड के वो खत्म हो गए। नेचुरली द होल इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज्ड ऑल टुगेदर, एक यू टर्न हो गया। तो ये भी एक टाइम पीरियड के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जो कि रीगन फेस कर रहा था। अब बात करते हैं रीगन की हाई टैरिफ्स। जो है हाई टैरिफ्स ये थे कि रीगन के टाइम पे से पहले ये था कि जी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे। अब टैरिफ क्या होता है, वो ये होता है कि हुकूमत कहती है कि अगर आप बाहर से कपड़ा मंगवाएंगे तो मैं इसके ऊपर आपसे 10 रुपये लूँगी। कपड़े की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये आप हुकूमत आपसे लेगी, कपड़े की कीमत पाकिस्तान में आके 20 रुपये हो गई। आपको पाकिस्तान में जो कपड़ा है वो मिलता है 10 रुपये का, तो आप 10 रुपये का कपड़ा लेंगे। तो ये टैरिफ इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है वो आपकी लोकल इंडस्ट्री के साथ कंपीट ना कर सके और आपकी लोकल इंडस्ट्री को एक अच्छी सी एनवायरनमेंट मिले जहां पर वो ग्रो कर सके। और जब वो इस लेवल पे ग्रो कर जाए कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन कर सके तो फिर आप टैरिफ रिड्यूस कर देते हैं। ये है कॉन्सेप्ट टैरिफ का। तो अब इस टाइम पीरियड में जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे उनके ऊपर हाई टैरिफ था और लोकल इंडस्ट्री जो थी वो इवॉल्व कर रही थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, जब आप हाई टैरिफ करते हैं तो लोकल इंडस्ट्री जो होती है वो कंपेटिटिव नहीं रहती, वो महंगा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, उसमें वो एफिशिएंसी नहीं होती। तो रोनाल्ड रीगन के टाइम पीरियड से पहले ये हुआ कि लोकल इंडस्ट्री जो थी वो इनएफिशिएंट डेवलप होना शुरू होगी रादर देन बिकमिंग एफिशिएंट, एंड दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज रोनाल्ड रीगन की जो लोकल इंडस्ट्री थी, अमेरिकन इंडस्ट्री थी, दैट वाज नॉट एफिशिएंट, दैट कुड नॉट compete with the international world. और फिर adding another factor into this was the second oil crisis of 1979, and this was because of the Iranian revolution की वजह से अगेन उनको तेल की कमी फेस करना पड़ी, बिकॉज ऑयल फ्लोज फ्रॉम द गल्फ नियर टू ईरान। तो वो सारा प्रॉब्लम फिर से उनको फेस करना पड़ेगा, एंड दीज वर द प्रॉब्लम्स दैट रीगन फेस्ड। ये वो प्रॉब्लम्स थी जो कि रीगन फेस कर रहा था। अब हम आ जाते हैं कि रीगन ने इसका जो जवाब दिया वो क्या था। वो था देयर वर अ सेट ऑफ पॉलिसीज, और वो सेट ऑफ पॉलिसीज जो होती हैं वो रीगनॉमिक्स के नाम से पहचानी जाती हैं। अब हाउ रीगनॉमिक्स वर्क, रीगनॉमिक्स था क्या, हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो उसने ये की कि उसने कहा कि जी फ्री मार्केट एंड फ्री एंटरप्राइज वाला कॉन्सेप्ट जो कि प्रोग्रेसिव एरा के अंदर हुआ था। अब इसके लिए एक अलग टॉपिक है कि प्रोग्रेसिव एरा के अंदर किस तरीके से फ्री इकोनॉमी थी, लेकिन प्रोग्रेसिव एरा की अगर खास बातें करते जाएं तो प्रोग्रेसिव एरा के अंदर ये था कि जो कंपनीज थी उनको बाउंड नहीं किया जाता था कि वो 10% का प्रॉफिट ले सकती है, वो 30% का भी प्रॉफिट ले सकती है, वो 40% का भी प्रॉफिट ले सकती है, वो 100% का भी ले सकती है। पाकिस्तान के अंदर तो ये है ना कि मिसाल के तौर पे शुगर की कीमत अगर 10 रुपये 10-20% से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनीज या शुगर मिलें लेना शुरू कर दें तो हुकूमत आ जाती है और उसके ऊपर वो उनको मैनेज करना शुरू कर देती है, उनको रेगुलेट करना शुरू कर देती है। प्रोग्रेसिव एरा में ऐसा नहीं था। प्रोग्रेसिव एरा में ये था कि अगर चीनी है तो वो अगर 1000 रुपये की भी बेचना चाहता है वो बेचे। उससे होता क्या था, उससे होता एक्चुअली ये था कि जो बड़ी कंपनीज थी वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती थी, और ज्यादा प्रॉफिट जब जनरेट करती थी तो वो ज्यादा पावरफुल होती थी। जब वो ज्यादा पावरफुल होती थी तो वो क्या करती थी कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपटीशन भी उसी हिसाब से कर सकती थी, वो दुनिया के साथ कंपीट भी उसी हिसाब से कर सकती थी। तो ये एक चीज थी प्रोग्रेसिव एरा का फ्री मार्केट एंटरप्राइज की। ये रोनाल्ड रीगन ने कहा कि वी विल ब्रिंग अमेरिका बैक टू फ्री रोनाल्ड रीगन एंटरप्राइज, और हम रेगुलेशंस जो है जो हम हुकूमत करती है वो हम जरा रिड्यूस करेंगे। अब
अब ये जो रेगुलेशंस है ये रोनाल्ड रीगन ने नेसेसरी कमोडिटीज लाइक व्हीट, फ्लावर, खाने पीने की इन चीज़ों पे इसने ख़त्म नहीं की, ये इसने दूसरे सेक्टर्स में ख़त्म की। जिस तरीके से इसने गाड़ी के सेक्टर के ऊपर, गाड़ियों के सेक्टर के ऊपर ख़त्म कर दी, इसने आईटी, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के सेक्टर्स के ऊपर ये रेगुलेशंस ख़त्म कर दी ताकि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बाद ये इंटरनेशनली compete भी कर सके। एंड these are the times when Microsoft and things like these are developing, and they are developing in their stages, or फिर then they subsequently not only just cover America but then they cover whole of the world। एक ये चीज़ थी। दूसरा था लाफर कर्व। लाफर कर्व जो है ये एक बिलीफ है। इस बिलीफ को यूं समझना है आपने कि आप अगर मिसाल के तौर के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो कम लोग जो है वो टैक्स दे पाएंगे, कंपनीज बंद हो जाएंगी, लोगों की कैपेसिटी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से आप मिसाल के तौर के ऊपर 10 बंदे टैक्स देने के लिए तैयार हैं और आपने 10 रुपये का टैक्स लगा लिया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 100 रुपीज़ टैक्स जो है वो रुपीज़ जनरेट हो गया। अब लाफर कर्व जो है वो ये कहता था कि आप नीचे से बेस को इंक्रीज करें और टैक्स को कम करें, यानी आप 5 रुपये टैक्स कर दें और नीचे से बंदे जो है वो 50 कर दें, ज़्यादा लोग आपको टैक्स देने के काबिल हो जाएंगे। तो 5 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 250 रुपीज़ विच इज़ कंसिडरेबली मच हायर देन 100 रुपीज़। तो नेचुरली लाफर कर्व का ये बिलीफ था कि आप जब टैक्स को लोअर करेंगे इट विल जनरेट मोर रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज टैक्स बेस। इब्न खल्दून ने इसके ऊपर एक बात कही थी दैट इन द बिगिनिंग ऑफ अ डायनेस्टी ग्रेट टैक्स वर कैलकुलेटेड बाय स्मॉल असेसमेंट्स, एट द एंड स्मॉल टैक्स वर गेन फ्रॉम लार्ज असेसमेंट्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप टैक्स को बजाय परसेंटेज में ज़्यादा करने के आप कम करें और ज़्यादा लोग टैक्स दें, और उससे जो है वो आपका ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होता है। उसके बाद स्मॉलर गवर्नमेंट, जैसे मैंने फ्री मार्केट एंटरप्राइज की बात की कि गवर्नमेंट को एक्सपैंड नहीं करना, गवर्नर के प्रोग्राम्स को कट डाउन करना है, रिड्यूस करना है। ये रीगन की प्रिंसिपल अचीवमेंट थी कि इसने जो न्यू डील थी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के टाइम पीरियड की, इसको रिड्यूस किया, और जो न्यू डील के अंदर बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज क्रिएट हो गई थी, उनको कम करना शुरू कर दिया, उनको बंद करना शुरू कर दिया ताकि गवर्नमेंट का लेस एक्सपेंडिचर हो और गवर्नमेंट लेस रेगुलेशंस की तरफ जाए। तो ये इसको आप कह सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंशन टू गवर्नमेंट मेंटेनेंस की तरफ वो चला गया। मजीद न्यू प्रोग्राम्स नहीं लॉन्च किए, उसने मार्केट के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया। अब जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं, उसने रेगुलेशंस ले आया बिजनेसेस के, रिड्यूस कर दी रेगुलेशंस बिजनेसेस के अंदर। उसके बाद उसने क्या किया, वो जो हमने पहले मिल्टन फ्रीडमैन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दें, आप पैसे को छापना बंद कर दें। जब आप पैसे को छापना बंद करेंगे तो जो आपकी कीमतें हैं वो खुद ब खुद नीचे आने लग जाएंगी, लोगों के पास कम पैसे होंगे, लोगों के पास जब पैसे कम होंगे देने को तो कीमतें भी कम आना शुरू हो जाएंगी। तो ये रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई था जिस पे काम किया, और ये रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई जो था ये मिल्टन फ्रीडमैन का और शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था, और इसको आप सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इस तरीके से रोनाल्ड रीगन जो है उसकी इकोनॉमी की जो थॉट है, रीगनॉमिक्स है, वो वर्क करती है। इसमें हम आज एनालिसिस करते जाएंगे। एनालिसिस हम इसलिए करेंगे कि क्या रोनाल्ड रीगन की जो उस जमाने की स्ट्रेटेजी थी क्या वो आज के टाइम में अप्लाई हो सकती है। तो दिस इज एन सब्जेक्टिव थिंग, प्रॉबेबली आप समझते हो कि अप्लाई हो सकती है, मेरे अपने एनालिसिस में अप्लाई नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि रोनाल्ड रीगन के टाइम के अंदर टैक्स जो था वो 30% के ऊपर, मिसाल के तौर के ऊपर लेफर कर्व वर्क तब करता है जब मिसाल के तौर के ऊपर टैक्स रेट 50% हो और आपने रिड्यूस किया एकदम से 15% पे आप ले आए, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इज अराउंड आई थिंक 35% ऑफ रिडक्शन आपने की है। तो 35% आप तो अगर आप टैक्स रिड्यूस करें फिर तो आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, फिर तो इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, क्योंकि अब जो 35% सरकार के पास जाना था वो 35% बंदे के पास आ गया, बंदे ने उसे इन्वेस्टमेंट कर ली, ये हो सकता है। लेकिन आजकल के ज़माने में टैक्स इस लेवल पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब टैक्स एग्जिस्ट करता है एट अ वेरी लो लेवल, और अगर हम 15% से 10% पे आएंगे तो वो अफेक्ट नजर नहीं आएगा। सो दैट इज माई थिंकिंग, दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंकिंग। पॉइंट बीइंग कि आपको एक एनालिसिस भी लिखते जाना है, मॉडर्न टाइम के साथ उसको कनेक्ट करना है। दैट इज व्हाट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज इन CSS एग्जाम। और फाइनल ये है कि आजकल के जमाने में मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर एक लार्ज चंक होता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आप देख लें फौजी फर्टिलाइजर्स, एंग्रो, मतलब फौजी फाउंडेशन, इस तरह की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हमारे स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान
स्टॉक एक्सचेंज पे हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो मिडिल इनकम कंट्रीज जो होती हैं वहां पर एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ जीडीपी इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। दैट आई होप विल सम अप दिस टॉपिक, एंड आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माय जॉब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिए।